तो चलिए पूरी तरीके से रिवीजन लेते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के विषय में। यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक जिन प्रमुख बातों की संविधान में वर्णन किए गए उसके विषय में समझते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। 6 मूल अधिकार बताए गए। 6 मूल अधिकारों में जो छठा मूल अधिकार है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि भारत के नागरिकों को जब कभी भी ऐसा एहसास हो कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी उनके अधिकारों का संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है, उनके अधिकारों के संरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में वो न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जाकर के वे अपने इन अधिकारों को, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, यानी प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट दाखिल कर सकते हैं, 5 प्रकार से प्रलेख जारी कर सकते हैं। वो 5 प्रलेख क्या क्या हैं, चलिए उनका एक समराइज स्टडी करते हैं। पहला प्रलेख है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मंडामास, MANDAMUS, जिसे हम परमादेश कहते हैं, मंडमस यानी परमादेश। तीसरा है सर्टियोररी, यानी शशराय भी कहते हैं, उत्प्रेषण। शशराय यानी CERTIORARI, शशराय, उत्प्रेषण। चौथा है प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध प्रलेख कहते हैं। 5वां है क्यू वरेंटो, अधिकार परीक्षा, क्यू वरेंटो। और ये 5 कहलाते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो स्टार्ट करते हैं हेबियस कॉर्पस से। हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? हेबियस कॉर्पस में जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण बातों को लेकर के है। तो महत्वपूर्ण बात क्यों? क्योंकि हेबियस कॉर्पस एक विशेष अधिकार देता है नागरिकों को। यह प्रलेख किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किए जाने पर, स्वयं भी या उसके पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पहुंचकर उसे रिहा करने के संबंध में प्रार्थना किए जाने पर, जब वो न्यायालय में पहुंचता है और प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले वे अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि उसके बंदी बनाए जाने का कारण विधिपूर्ण नहीं है तो वह उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी करता है, या प्रलेख सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी संगठनों तथा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। अब हेबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेष अधिकार है जिसमें आम व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से रक्षा करने का अधिकार दिया। साधारण रूप से किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बना दिए जाने पर तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन असाधारण रूप से जब व्यक्ति किसी पारिवारिक व्यक्ति द्वारा या किसी अपने व्यक्ति द्वारा बंदी बना लिया जाए, आम व्यक्ति द्वारा, आम संगठन द्वारा बंदी बना लिया जाए, तो भी इसे लागू किया जा सकता है। साधारण रूप से अगर हम देखें, विशिष्ट रूप से देखें, तो सपोज करिए कि एक पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से, अवैधानिक रूप से अपने लॉकअप में बंद कर दिया और उसे जीडी पे नहीं चढ़ाया, यानी उसको वो गवर्नमेंटल डायरी में नहीं चढ़ाता और अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को बंद रखता है और उस पर शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। अब ऐसे में जीडी पे नहीं चढ़ाया तो उस संबंध में हम कैसे क्लेम करें कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को लॉकअप में कर दिया, संबंधित पुलिस ऑफिसर ने उसे लॉकअप में कर दिया? हमारे पास कोई सीधा दृष्टिकोण नहीं दिखता, क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत किसी को लॉकअप में रखा जा सकता है। उसके पश्चात उसे किसी न किसी प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना या अधिकार होता है या अनिवार्य होता है उस पुलिस ऑफिसर के लिए।
लेकिन जीडी में ही नहीं चढ़ाया तो घंटे और मिनट का वर्णन ही नहीं हो पाएगा और वो अवैधानिक रूप से माना जाएगा, उस व्यक्ति द्वारा उसको अंदर कर लिया जाना यानी लॉकअप में कर लिया जाना। तो इस संबंध में उस व्यक्ति के खिलाफ स्वयं वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के पक्ष में या पैरोकारी करता हुआ कोई डेपोनेंट के रूप में न्यायालय में जाकर के बंदी व्यक्ति को बाहर लाने के संबंध में एक रिट दाखिल करेगा। जो ये रिट दाखिल करा जाएगा उस रिट का नाम बोला जाएगा हेबियस कॉर्पस। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप वकील हों या आपको वकील करने की आवश्यकता हो। अब ये अलग बात है कि सामान्य ज्ञान हमें ना होने की वजह से हम संबंधित किसी वकील से मिलते हैं और वकील हमारे बिहाफ में हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल करते हैं। तो ये जरूरी या अनिवार्य नहीं है कि हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल करने के लिए वकील हो ही। तो अभी मैंने आपको हेबियस कॉर्पस के विषय में एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, वो उसे अपने परिवारजनों द्वारा ही किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि किसी पिता द्वारा अपनी पुत्री को घर में, जो वयस्क पुत्री है, उसे घर में अवरुद्ध कर लिया गया, बंद कर लिया गया और उसे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। तो वह पुत्री स्वयं अगर जा सकती है तो न्यायालय पहुंचे, और अगर वह स्वयं नहीं जा सकती तो उसके बिहाफ पर कोई डेपोनेंट के रूप में कोई अन्य व्यक्ति, उसके मित्र, उसका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसके पक्ष में जाकर के न्यायालय में हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकता है एज ए डेपोनेंट। न्यायालय उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने बंदी को बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाएगा, बंदी भी न्यायालय में आएगा और अगर बंदी यह कहता है कि हमें अमुक व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करेगा। यह है हेबियस कॉर्पस। इस प्रकार से देखें तो पिता द्वारा पुत्री को, पति द्वारा पत्नी को, बहन द्वारा भाई को, मित्र द्वारा किसी मित्र को, मालिक द्वारा मजदूर को, किसी भी संदर्भ में यह हेबियस कॉर्पस रिट दाखिल हो सकता है। क्लियर? ओके। अब चलते हैं मंडमस, जिसे हम परमादेश कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है परमादेश, परम आदेशित किया जाता है। तो यहां पर परमादेश रिट कहता है कि परमादेश, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि परमादेश किया जाता है। परम यानी श्रेष्ठ आदेश जारी किया जाता है। श्रेष्ठ आदेश जारी किया जाएगा कब? जनरली किसी अधिकारी को, सामान्य व्यक्ति को नहीं, अधिकारी को। कब किया जाएगा? जब उस व्यक्ति, उस अधिकारी द्वारा अपना कृत्य ठीक से ना किया जा रहा हो, कृत्य करने से मना कर दिया जा रहा हो, अपने अधिकारियों का प्रयोग ना किया जा रहा हो। जनरली यह प्रलेख किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। किंतु यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, किंतु यह प्रलेख किसी ऐसे अधिकारी को जिसे स्वविवेकी कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में अधिकार प्राप्त है, उसे जारी नहीं किया जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, पहली बात तो किसे जारी किया जाएगा? उसे जारी किया जाएगा जो किसी पद का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी पद है और उस पद के तहत अपने क्रियाओं को ठीक से नहीं संपादित कर रहा है, अपने कार्यों को करने से मना कर दे रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे संबंध में जब हम उस व्यक्ति से उसके कृत्यों को करवाने में अक्षम है तो हम न्यायालय में पहुंच सकते हैं। न्यायालय में पहुंचकर हम उस व्यक्ति के संबंध में एक रिट दाखिल करेंगे। वह रिट होगा मंडमस। इसके संबंध में भी कोई वकील की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही कर सकते हैं, लेकिन जनरली वकील सारे लीगल प्रोसीजर जानते हैं, इसलिए हम वकील को हायर करते हैं। हमारे बिहाफ में वकील मंडमस रिट दाखिल करेगा कि फला व्यक्ति ने इस आदेश को पारित नहीं किया या फला व्यक्ति को ऐसा आदेश पारित कीजिए कि वह यह कृत्य करे। उदाहरण के रूप में एक सब स्टेशन ऑफिसर एसएसओ के पास हम गए और हमने उनसे एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। उनका कहना है नहीं, हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। अब हम उस संबंध में एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं, पर पुलिस अधिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मान लीजिए हम उससे बड़े ऑफिसर एसएसपी के पास गए, उनके पास जाने के बाद भी हमारा कार्य अभी तक नहीं बन पा रहा, तो हम इस संबंध में सीधा न्यायालय जा सकते हैं। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम न्यायालय में जाकर
कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जज के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे कि फला अधिकारी को आदेशित किया जाए, परम आदेश किया जाए, परम आदेश दिया जाए, तो संबंधित न्यायालय न्यायाधीश उस संबंध में पुलिस आख्या लेगा, पुलिस रिपोर्ट लेगा। पुलिस रिपोर्ट लेने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जो पुलिस अधिकारी है एक परमादेश जारी करेगा कि आपको परमादेश दिया जाता है, तत्काल एफआईआर लॉन्च करिए। क्लियर? ये है परमादेश रिट। ठीक है। अब बात करेंगे सर्टोररी। अब इंग्लिश में हम पढ़े तो सर्टोररी, लेकिन इसको शेषराय कहते हैं। मतलब यहां पर आर साइलेंट है तो जगह आर साइलेंट है, शशि रॉय हो जाता है, शशराय। हिंदी में कहेंगे उत्प्रेषण प्रलेख। क्या है उत्प्रेषण प्रलेख? देखिए, यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उसमें विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने हेतु भेजने का आदेश है, या उस समय जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना अथवा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहा हो या अपने नियत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया हो। इस रिट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब निम्न न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय वर्ड नोट कीजिएगा, निर्णय दे दिया हो, निर्णय दे दिया हो। ऐसी दशा में वह निर्णय निरस्त हो जाता है। तो बात को गहराई से समझिएगा। यहां पर निर्णय दे दिए जाने के संबंध में निर्णय दे देना, इसमें ध्यान रखिएगा, निर्णय वर्ड आएगा, जबकि प्रोहिबिशन में निर्णय नहीं हुआ है, अभी वो देख कर रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा, शशराय क्या कहता है? शशराय कहता है कि कोई निम्न न्यायालय कोई वाद जिसने किसी संबंध में कार्य कर दिया जो कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता या क्षेत्राधिकार में कार्य आता है, कार्य करने से मना करने का निर्णय दे दिया। ऐसा निर्णय दे दिया जो वह नहीं कर सकता था या कर सकता था पर नहीं कर रहा। समझ रहे? कर सकता था पर नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में उसका निर्णय निरस्त कराने के संदर्भ में हम न्यायालय में पहुंचेंगे, निर्णय निरस्त कराने के संबंध में। अब ऐसा कब होता है? जनरली मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में रख लें कि एडीए है, या अब तो प्रयागराज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाए, पीडीए कह दिया जाए, पीडीए है और नगर निगम, दोनों एक स्वायत्त संस्थाएं, एक प्राधिकरण है। नगर निगम का कार्य है रखरखाव, साफ सफाई का ध्यान देना। एडीए का यानी पीडीए का कार्य है कि अगर कोई गलत मकान या कोई गलत निर्माण होता है तो उसे रोकने के संबंध में, उसे गिरा देने को, ढहाने के संबंध में। एडीए का अधिकार है कि वह किसी चीज को गिरा सकता है, ढहा सकता है। ठीक है, वो निर्णय निकाल सकता है कि कोई मकान गलत है, उसको ढहा दिया जाए। लेकिन यहां पर नगर निगम ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय सुना दिया कि इसके मकान को गिरा दिया जाए। अब ये मकान गिराने जैसा कार्य तो एडीए के क्षेत्राधिकार में आता है, नगर निगम के क्षेत्राधिकार में तो नहीं आता। और निर्णय सुनाने वाला अधिकारी कौन हो गया? नगर निगम, जिसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, उसने निर्णय सुना दिया। तो अब निर्णय सुना दिया है तो इस निर्णय को रोकने, निरस्त करने के संबंध में हम न्यायालय में पहुंचेंगे। समझे? न्यायालय में जाहिर सी बात है हम वकील से मिलेंगे, वकील हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में कार्य करेगा और वह इस निर्णय को निरस्त कराने का कार्य करेगा, उत्प्रेषित कर देगा, निर्णय को समाप्त करने के लिए वाद दाखिल करेगा। तो जो वाद दाखिल करा जाएगा उस वाद को बोला जाएगा उत्प्रेषण प्रलेख। क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेषण प्रलेख।
तो यहां पर उत्प्रेषण प्रलेख दाखिल होगा जब कोई ऐसा वाद दाखिल किया, ऐसा निर्णय सुना दिया गया जो उसके न्यायाधिकरण में नहीं आता, उसके प्राधिकार में नहीं आता या उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आता है। यहां पर एक प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रकृति जैसे जीवित रहने का सिद्धांत हमें देती है और किसी व्यक्ति ने हमें मार देने का निर्णय दे दिया हो या ऐसा जो कि वो निर्णय नहीं सुना सकता ऐसा निर्णय ने दे दिया हो, मकान को गिरा दिया जाए, उसमें जो व्यक्ति है उनको मार दिया जाए, भले ही उसके अंतर्गत हो उसको गिरा दिया जाए, तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब मान लीजिए कुछ लोग अंदर हैं और निकल नहीं रहे हैं और एडीए ने निर्णय सुना दिया कि ठीक है ना निकल रहे तो भी मकान को गिरा दिया जाए, तो ये भले ही एडीए द्वारा किया जा रहा है परंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध किया जाने के कारण इसे निरस्त करने के संबंध में हम संबंधित न्यायालय में, संबंधित उच्च न्यायालय में पहुंच करके इसको निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ और रिट ऑफ शेषे राय, क्या बोलेंगे, रिट ऑफ शेषे राय। यहां पर दोनों आर साइलेंट है, सी आर और टी आई ओ आर दोनों आर साइलेंट है, आखिरी आर है, यानी शर्टी और राय बोलने के बजाय हम शेषे राय बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी में इसके उत्प्रेषण प्रलेख बोला जाता है। अब चलिए अगले प्रलेख पे चलते हैं जिसका नाम है प्रतिषेध प्रलेख, जिसे इंग्लिश में हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन नाम से ही समझ में आता है प्रोहिबिट, रोक दो, प्रोहिबिट रोक दो। अब यहां पर एक साधारण बात बता देते हैं फिर डेप्थ में बताता हूं। शशि राय में निर्णय दे दिया गया है तो उसे निरस्त कर दिया जाए, लेकिन अभी निर्णय ना दिया है कोर्ट ने तो प्रोहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि भैया आप नहीं कर सकते, आप रोकिए इसको और लाइए मेरे पास भेजिए, मैं संबंधित उच्च न्यायालय हूं और मैं संबंधित न्यायालय में इसको हियरिंग के लिए भेजूंगा। यानी यह प्रलेख किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निम्न अथवा प्राधिकरण या न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने, कार्य करने से और रोकने, कार्य करने से और रोकने, वर्ड याद रखिएगा, कार्य करने से और रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण प्रलेख और प्रतिषेध प्रलेख में अंतर क्या है कि प्रतिषेध प्रलेख के लिए उस प्रतिषेध प्रलेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे मामले की कार्यवाही लंबित हो जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार ही नहीं है। इस रिट के जारी करने का उद्देश्य न्यायालय को उस मामले में कार्रवाई करने से रोकना होता है कि न्यायालय उस मामले में कार्रवाई ना करे, उसे रोक दिया जाए। जबकि उत्प्रेषण प्रलेख में हम क्या करते हैं, उस समय जारी करते हैं जब किसी मामले में निम्न न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो, यहां निर्णय दे दिया हो, यहां अभी निर्णय नहीं दिया, वाद चल रहा है, हियरिंग हो रही है, अतः वह हियरिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हें रोक दिया जाए। तो इस प्रलेख के जारी होने के बाद वह मामला निम्न न्यायालय से ऑटोमेटिकली उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है और निम्न न्यायालय यदि निर्णय दे चुका है तो निर्णय निरस्त तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से प्रोहिबिशन क्या कहता है, और रोक दो, ये आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, इसे आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई अगर नगर निगम मकान के गिराने के संबंध में आपको नोटिस भेजता है और आपको हियरिंग करने के लिए कहता है कि आइए और हमारे न्यायाधिकरण में आपकी सुनवाई चल रही है, आइए आपके संबंध में फैसला किया जाएगा और आपके मकान को गिराने की बात रखी जा रही है, तो मकान गिराने के संबंध में नोटिस एडीए भेज सकता है, नगर निगम को यह अधिकार नहीं है। इस संबंध में कि कैसे उन्होंने इस मामले का वाद कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, हम संबंधित उच्च न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ, यानी जो न्यायाधिकरण वाद दाखिल कर रहा है उसके खिलाफ कौन सा रिट दाखिल करेंगे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध प्रलेख, कि उन्हें रोक दिया जाए, वो सक्षम नहीं है इस कार्य को करने के लिए, तो ये होगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा रिट है क्यो वारंटो, अधिकार पृच्छा, नाम से ही अधिकार पृच्छा यानी अधिकार पूछो, पृच्छा यानी पूछो, अधिकार पूछो, किस अधिकार से, क्यों वारंटो यानी किस अधिकार से,
या एक व्यक्ति की कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है। ऐसी निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर, निषेधाज्ञा मतलब निषेधाज्ञा जारी करते समय न्यायालय उस पद को उस समय तक रिक्त घोषित कर सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय ना हो जाए। अब एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं और अब आपकी बारी थी सीनियरिटी और तमाम अधिकारों के तहत HOD यानी डिपार्टमेंट हेड बनने की, लेकिन आपसे जूनियर और विभिन्न मायने में आपसे कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को HOD बना दिया गया। अब वो HOD का पद धारण करने जा रहा है। मे भी उसको डीन या VC या विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों से उसका एक रिलेशन होने की वजह से या विशेष किसी सुविधाओं के तहत उसको बेनिफिट दिया जा रहा है जो कि गलत तरीके से हो रहा है। तो आप उस व्यक्ति को उसके पद को ग्रहण करने के संबंध में रोके जाने के लिए जो रिट दाखिल करेंगे न्यायालय में पहुंचकर, न्यायालय में आप कहेंगे कि पूछा जाए इनसे कि किस अधिकार के तहत ये पद पर आसीन होने जा रहे हैं। अधिकार पूछो, पृच्छा, क्यों वारंटो, तो ये किस अधिकार के तहत पद को धारण कर रहे हैं। अधिकार पृच्छा, इसे कहेंगे क्यों वारंटो। क्लियर? क्लियर है?